हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां बात होती है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो क्या है, कॉन्क्रीट वाइब्रेटर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं। या तो स्लैब का कास्टिंग करो, या कॉलम का कास्टिंग करो, या आप बीम का कास्टिंग करो, या कुछ भी मास कॉन्क्रीटिंग करो, तो इसका अगर यूज आप नहीं करोगे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, जिससे आपका स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक लेके बात करेंगे, एक एक टॉपिक को लेके बात करेंगे, डेफिनेशन को लेके बात करेंगे, टाइप्स को लेके बात करेंगे, इसके प्रिकॉशन को लेके जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, इसके साइज को लेके बात करेंगे। अगर अलग अलग मेंबर को आप कास्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए क्या साइज हमें लेना है, उसका इंटरवल कितना होना चाहिए, कितने देर तक हमको वाइब्रेटिंग करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या नहीं, वगैरह वगैरह, बहुत सारा पॉइंट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये सारे पॉइंट को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टीमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोस है। आप जाके इन सब वीडियोस को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात कि कॉन्क्रीट वाइब्रेटर ये होता क्या है। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं साइट पे। जब हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्क्रीट, फ्रेश कॉन्क्रीट जो बना हुआ है उसको जब साइट पे हम लोग प्लेस करते हैं तो हम लोग वाइब्रेटिंग करते हैं। वाइब्रेटिंग क्यों करते हैं वाइब्रेटर से? पहला बात, एयर वॉइड्स को निकालने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, एयर वॉइड्स को निकालते हैं इससे हम लोग। एयर वॉइड्स अगर आपके कॉन्क्रीट के अंदर रह जाएगा तो हनीकॉम्ब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हनीकॉम्ब क्या होता है? एयर वॉइड। ठीक है, एयर वॉइड ही हनीकॉम्ब होता है, मतलब सेग्रीगेशन टाइप का हो जाएगा। मतलब जब आप शटरिंग को खोलोगे तो बाहर से देखोगे कि आपका जो सरफेस है वो पूरा स्मूथ नहीं है, स्टोन चिप्स लगा हुआ है, लेकिन गड्ढा 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 बड़ा हुआ है, जैसा आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हो। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट को प्लेस करते वक्त उसको कॉम्पैक्ट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जनरली ये 4 टाइप्स की होती है। पहला इंटरनल वाइब्रेटर, दूसरा एक्सटर्नल वाइब्रेटर, तीसरा होता है यहाँ पे सरफेस वाइब्रेटर, और चौथा होता है वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर जो डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग एक एक को लेके बात करेंगे। मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूं, लेकिन जो मेन हम बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे वो करेंगे इंटरनल वाइब्रेटर को लेके, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं। तो यहाँ से आप समझ गया कि इंटरनल वाइब्रेटर जो है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पे जनरली। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे हो गया निडल वाइब्रेटर बोलते हैं, जैसे हो गया पोकर वाइब्रेटर बोलते हैं, जैसे हो गया इमर्शन वाइब्रेटर बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इमर्स करके यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल वाइब्रेटर, जो हम लोग जनरली हमारे शटरिंग मटेरियल जो है ना, हमारे फॉर्मवर्क के ऊपर प्लेस करके लगाते हैं, और उससे हम लोग वाइब्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, सारे कंक्रीट को सेटल करवाते हैं और उसके एयर वॉइड्स को निकालते हैं बाहर। जनरली ये स्लैब के नीचे में सॉफिट पे लगा के हम लोग फिक्स करते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं तो एक वाइब्रेटर से एक वाइब्रेटर के बीच का डिस्टेंस 900 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग सरफेस वाइब्रेटर की। तो जब लोग स्क्रीड कंक्रीट करते हैं ना, तो वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। जैसे हम लोग का कंक्रीट का थिकनेस जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे 150 से 200 या 250 तक अगर थिकनेस है आपका कंक्रीट का तो ही हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा का जब थिकनेस चला जाता है तो हम लोग वहां पे सरफेस वाइब्रेटर को यूज नहीं करते हैं। और जनरली जहां पे हम लोग का जो कंक्रीट का पेस्ट है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसमें हम लोग का वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है, वहां पे हम लोग सरफेस वाइब्रेटर को यूज करते हैं जनरली। और लास्ट जो मैंने बताया आपको, वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर जो डिपेंड करता है वाइब्रेटर, वो कहां पे यूज होता है, वो एक्चुअली हम लोग प्रीकास्ट चीज के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग लैब में कुछ बना रहे हैं तो वहां पे हम लोग उस टेबल पे क्या करते हैं, कुछ भी चीज को कॉम्पैक्ट करते हैं, तो वो वाइब्रेटर को हम लोग फिक्स करके क्या किया, स्टार्ट कर दिए, वो वाइब्रेटिंग होते रहता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग लैब पर्पस में इसको यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नीडल वाइब्रेटर की, जिसको लेकर हम लोग आज बात करने वाले थे। तो नीडल वाइब्रेटर इलेक्ट्रिक से भी चलता है, पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इसके साइज को लेके। ठीक है, तो इसको साइज जो मैं आपको बता रहा हूं ये एज पर आईएस कोड बता रहा हूं। आईएस कोड क्या बोलता है, इसका साइज जो है 25 mm से लेके 90 mm तक वेरी करता है। ठीक है, 25 mm का आता है, 35 mm का आता है, उसके बाद ही चली जाती है 40 mm की, 40 के बाद 60 होता है, 60 के बाद 75 होता है, 75 के बाद 90 हो जाता है। ठीक है,
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो अलग अलग डाया है ये यूज कहां पे होने वाले हैं। तो 25 से जो 35 है ये यूज होता है हम लोग का जनरली स्लैब में, ठीक है। जब हम लोग स्लैब का कास्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग को वाइब्रेटिंग वहां भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है वहां पे भी, ठीक है। ड्राइव में कास्टिंग कर रहे हो तो आप लोग को करना पड़ता है। तो 25 mm का डाया का नीडल जो है वो हम लोग वहां पे यूज करते हैं जनरली, ठीक है। ज्यादा करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25 चल जाता है, इनफ है। उसके बाद बात आती है कॉलम की। तो कॉलम में हम लोग कौन सा साइज यूज करते हैं? जनरली देखा जाए स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो है हमारा 40 एंड 60, ठीक है। 40 से कम का नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू आपको 40 यूज करना ही पड़ेगा कॉलम में। बीम के लिए भी सेम होता है 40, ठीक है। लेकिन बेटर रिजल्ट आप चाहते हो तो 60 mm का डाया का यूज करना। लेकिन अगर आप बात करोगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, वहां का जो रेनफोर्समेंट है वो बहुत ज्यादा पास प्लेस किया हुआ है, तो वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है 60 mm का प्लेस करना। तो 40 mm तो करना ही पड़ेगा आपको किसी भी हालत में, ठीक है। तो कॉलम और बीम के लिए हम लोग को कौन सा साइज प्रीफर करना है? मिनिमम 40, मैक्सिमम 60। अब बात करते हैं 75 और 90 वाला कहां पे यूज होता है। तो जो फुटिंग हो जाती है, बड़ी बड़ी फुटिंग है, जहां पे ऑक्टागोनल फुटिंग हो गया, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो गया, ये सब फुटिंग के पास हम लोग क्या करते हैं 75 mm का, 90 mm का जो यूज होता है, 90 तो जनरली नहीं होता है, 75 हम लोग यूज करते हैं। और ज्यादातर प्रीकास्ट जहां पे होता है, अगर आप देखोगे ब्रिज का बड़ा बड़ा जो सेक्शन होता है उसको जो करते हैं वो हम लोग 75 से करते हैं, ताकि एकदम प्रॉपर अच्छा से एयर निकल पाए, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपना गेन कर पाए, ठीक है। अब तो ये हो गया साइज की बात, डाया की बात भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो ये यूज करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका टाइमिंग क्या होगा, कितने से कितने देर करना है, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं, ये 5 से 10 आपका होना चाहिए, कम से कम 15 सेकंड तक जाया जाता है। लेकिन ओवर वाइब्रेटिंग पता है कंक्रीट के लिए हानिकारक होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग वाइब्रेटिंग एक्स्ट्रा करते जाओगे ना, ज्यादा वाइब्रेटिंग करोगे तो कोर्स एग्रीगेट जो होता है ना वो नीचे सेटल करने लगता है। कोर्स एग्रीगेट नीचे सेटल कर गया, आपका फाइन एग्रीगेट जो है वो ऊपर चला गया। इससे क्या होगा कि ऊपर का लेयर जो है ना वो उतना स्ट्रेंथ गेन नहीं करता जितना करना चाहिए था। नीचे वाला पार्ट पूरा कोर्स एग्रीगेट ले लिया, ऊपर वाला पार्ट कमजोर हो गया आपका, क्योंकि वहां पे फाइन एग्रीगेट आपका ऊपर छन के ऊपर चला गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइम फ्रीज है, 5 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड ठीक है, उससे ज्यादा मत किया करो, ठीक है। अगर हैवी सेक्शन है जैसे कॉलम वॉलम हो गया तो कॉलम में आप 15 सेकंड तक कर सकते हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, हम लोग IS 456 में जानते हैं कि फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का। लेकिन जब हम लोग साइड पे कॉलम कास्टिंग करते हैं तो हम लोग कितना हाइट से मसाले को फेंकते हैं, कंक्रीट को फेंकते हैं 2400 से, क्योंकि एक तो प्लाई बोर्ड का हम लोग एटलीस्ट तो बनाते ही है बोर्ड, तो 2400 से 2.4 मीटर से हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट को प्लेस करते हैं। तो वो क्या सेग्रीगेट नहीं हो जाएगी नीचे जाके, वो क्या अलग अलग नहीं हो जाएगा नीचे जाके। तो इसीलिए देखिएगा जब भी हम लोग साइड पे कॉलम का फॉर्मवर्क खोलते हैं ना, तो देखिएगा नीचे में ही ज्यादातर हनीकॉम्ब होने का चांसेस हो जाता है। यही इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है। वाइब्रेटर से वाइब्रेटिंग ठीक से नहीं करते हैं, और एक तो हम लोग IS कोड के लॉ को मानते नहीं है। 1500 ऊपर हमें क्या करना है, कंक्रीट को फेंकना नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग 2400 के हाइट से फेंकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, IS कोड तो बोलता है बट प्रैक्टिकली यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो करना पड़ता है। तो एक काम है, हम लोग जब ऊपर से कंक्रीट प्लेस करेंगे ना तो एक लेयर बना लीजिएगा, पहले 600 mm का लेयर बनाकर उसके बाद ही वाइब्रेटिंग कीजिएगा, तो प्रॉपर आपका हनीकॉम्ब आने का चांसेस घट जाएगा। और बाहर से आपको क्या करना है, हथौड़ी से आपको क्या करना है, ढक 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 मार के आपको चारों तरफ से कॉम्पैक्ट भी करना है अपने फॉर्मवर्क को, तो आपका जो हनीकॉम्ब है वो आने का चांसेस कम जाएंगे। अब बात आती है, अगर आप एक जगह वाइब्रेटिंग करते हो तो नेक्स्ट कितनी दूर बात करोगे। तो एक बात बताता हूं, ये डिपेंड करता है आपके नीडल के डाया के ऊपर। तो आपको जो फॉलो करना है वो 8D से लेके 10D तक फॉलो करना है। सपोज आप 40 mm का यूज कर रहे हो बिम में, तो उस नीडल का जो इफेक्ट होगा वो कितनी दूर तक चला जाएगा, उसका 8D कर दो या 10D कर दो, उतनी दूर तक उसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। और एक चीज आप जो लोग गलती करते हो, क्या गलती करते हो, हम लोग जब कंक्रीट प्लेस करवाते हैं ना, कंक्रीट पे कास्टिंग जब करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक लंबा रिटर्निंग वॉल है, ठीक है, हम लोग का स्टेजिंग प्रॉपर्ली नहीं हुआ है ताकि हमारा जो होस पाइप है वो प्रॉपर्ली उस एंड तक जा पाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग कर करके पूरा कंक्रीट को वहां भेजने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा करने से सारा कोर्स एग्रीगेट यहीं पर सेटल हो जाएगा, और उधर जो आपका जा रहा है ना वो क्या जा रहा है, सिर्फ पेस्ट जा रहा है, सिर्फ स्लरी जा रहा है, और वो जंक्शन जो है, वो जॉइंट का जंक्शन जो है वो कमजोर हो जाता है और फेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिटर्निंग वॉल है तो सीपेज होने का चांसेस वहां से बढ़ जाता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। प्रॉपर्ली आपको एक इंटरवल के बाद, मतलब 600 से 700 mm के बाद आपको वाइब्रेटिंग करनी ही है, और लगातार मत कीजिएगा। 5 से 10 सेकंड करने के बाद रुक जाइएगा, फिर प्लेस कीजिएगा, फिर वाइब्रेटर निकाल के फिर कीजिएगा, लगातार मत कीजिएगा। अगर फॉर्मवर्क आपका मजबूत नहीं बना है तो फॉर्मवर्क भी खुल जाने का डर रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रख के ही हम लोग ये वाइब्रेटिंग को करते हैं साइड पे।
तो हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं इसका एक समरी कर लेते हैं। इसका यूज क्या क्या है, ये एयरबॉड्स को निकाल के फेंक देता है बाहर, ठीक है। दूसरा, ये क्या करता है कि हनीकॉम होने से बचाता है, कंक्रीट में हनीकॉम नहीं आने देता। तीसरा, ये क्या करता है, हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। अगर आप एयर बबल से निकाल दोगे तो अंदर से ये खोखला नहीं है, तो क्या होगा, ये परफेक्ट रिजिड टाइप का कंक्रीट बना जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जब हम इसको वाइब्रेटर से वाइब्रेटिंग करते हैं तो, अगर नहीं करेंगे तो वीक हो जाएगा वो सेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी एक वाइब्रेटर मशीन की। हम लोग कुछ ऐसे बात कर लेते हैं जो प्रिकॉशन लेनी है हम लोग को साइड पे इसको यूज करते वक्त। तो सबसे पहला बात, जब हम लोग कास्टिंग करवा रहे हो तो हमेशा एक से ज्यादा वाइब्रेटर अपने साइड पे रखें, वरना एक अगर खराब हो गया ना तो आप फंस जाओगे, आप कास्टिंग करवा नहीं पाओगे। और अगर वाइब्रेटर से अगर कास्टिंग आप नहीं किए हो तो उस कॉन्क्रीट को आप प्रॉपरली अगर टेस्ट करोगे ना, उसका अगर आप कोर निकलवा कर टेस्टिंग करना, कंप्रेसिव टेस्ट देखना, वो कम आपको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर देना ही है, इसलिए आपको एक से ज्यादा रखना है अपने पास स्टॉक वाइब्रेटर मशीन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रिकॉशन में पॉइंट आ जाता है टाइमिंग की, जो मैंने आपको बताया। टाइमिंग आपको फॉलो करना है 5 से 10 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड, इससे ज्यादा मत करना, रुक रुक के ही करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक्स्ट्रा वाइब्रेशन हमें नहीं करना है। इससे क्या होगा कि कोर सेग्रीगेट नीचे चला जाएगा, स्लरी ऊपर चला जाएगा, जो कि सही कॉम्बिनेशन नहीं है कंक्रीट को परफेक्ट स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट जो हमें कवर करना है, जब हम लोग वाइब्रेटर करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका जो वाइब्रेटर निडल है वो आपका शटरिंग में ना टच हो जाए। अगर आपका शटरिंग मजबूत नहीं है तो क्या होगा कि उसका लेआउट को पोजीशन को चेंज कर देगा। मजबूत भी है तो लेआउट पोजीशन को चेंज कर सकता है वो चाहे तो, क्योंकि उसके अंदर का जो निडल है उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2800 से लेकर 15000 आरपीएम तक भी होता है, ठीक है। तो अगर ये आप प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे, अपने फॉर्मवर्क में टच करवाओगे, तो क्या होगा कि आपका फॉर्मवर्क अपने पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से वो हट जाएगा, आपको प्रॉपर लेआउट नहीं मिलेगा, जो आप चाहते थे नहीं मिलेगा। फिर बाद में क्या करना है, संतरास लगा के इसको कटवाना है, छिलवाना है, फिर से उसको रिपेयरिंग करवाओ, बहुत झमेला पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज प्रॉपर आपको ध्यान रखना है सुपरविजन की तरफ। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आने वाला हूं, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।